बीचों बीच संजौली जो है हार्ट ऑफ सिटी है। आपने देखा होगा संजौली पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बीच में 5 मंजिला कहाँ से वो जो है स्ट्रक्चर बन गया, कैसे वो बन गया, किसने उसकी अनुमति दी, क्या वो भूमि थी। पुराने लोग तो कुछ नहीं कह रहे। पुराने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ, समाज के साथ खड़े। वो कह रहे भैया गलत हो रहा है, ये हमको भी बदनाम करने की साजिश हो रही है। और हम आपके माध्यम से भी चेताना चाहते हैं सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि भैया अवैध ढांचा है गिरा दीजिए, कहानी खत्म, कोई सड़कों पे नहीं आएगा, सब खुश होंगे। कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है और कानूनी कार्यवाही के तहत जो है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन क्या इतनी जल्दी आ गई है कि इसे गिराने की मांग की जा रही है? क्या कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है? राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि नगर निगम में ये केस चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्णायक परिणाम जो है इस मामले को लेकर निकलकर सामने नहीं आया है। तो वहीं अधिक इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम शिमला के पूर्व में युवा पार्षद रहे गौरव शर्मा जी, और इसके साथ ही वे कई सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी निभा रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि संजौली मस्जिद विवाद जो है इस वक्त काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। हालांकि सियासत भी इसे लेकर देखने को मिल रही है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि नगर निगम में भी आप रहे हैं और नगर निगम के अंदर ही जो है ये पूरा मामला चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तविकता और सत्यता क्या है। मैं समझता हूं हिंदू और सनातन एकमात्र ऐसा जो समूह है, ऐसा धर्म है, ऐसा सनातन का हमारा बाना है कि सहन शक्ति, शालीनता, जितने भी सौम्य हैं, जो बिल्कुल शांत स्वभाव से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अंदर है। आखिर ये स्थिति उत्पन्न आज क्यों हुई? आज इतना जो है शोर शराबा, इतनी सारी चीज़ें क्यों हुई? कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ है। अगर 5 मंजिला अवैध निर्माण ढांचा वहाँ खड़ा हो गया, बीचों बीच संजौली जो है हार्ट ऑफ सिटी है। आपने देखा होगा संजौली पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बीच में 5 मंजिला कहाँ से वो जो है स्ट्रक्चर बन गया, कैसे वो बन गया, किसने उसकी अनुमति दी, क्या वो भूमि थी। इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए क्या प्रश्न यहाँ विशेष समुदाय का नहीं है। प्रश्न यहाँ है कि माहौल खराब करने की बात है। आज वो अगर ढांचे गिराने की बात हिंदू समाज कर रहा है, सनातनी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी उठी है और कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र जो है इस कौम के खिलाफ हो रहा है। हिंदू धर्म के लोग जो आज एकत्रित हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। और किस चीज की ये शांति है, किस चीज का ये सारी चीजें हो रही है? आपसे हम कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि आप भी मान गए भूमि सरकार की है और वो अवैध निर्माण हो गया है, गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। क्यों आप ये सारी चीजों को उत्पन्न होने दे रहे हैं? क्यों बार बार लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़ रहे हैं? आप कौन लीजिए, इसका जिम्मेदार दोषी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। भैया आपको पता चल गया कि 5 मंजिला अवैध निर्माण हुआ है, अवैध वो ढांचा हुआ है, बिना नक्शे के हुआ है। क्यों आप इसको तूल देना चाहते हैं? क्यों आप पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं? हिंदू शासित हिमाचल प्रदेश राज्य है जहां पूरा का पूरा बाहुल जो है हिंदू समाज का था, अब जाके 95% से कुछ आ गया है। बहुत से लोग बाहर से आ गए हैं। ठीक लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, सामाजिक लोग इसमें इन्वॉल्व है, लोकल रेजिडेंट इसमें इन्वॉल्व है, कि आखिरकार क्या हो रहा है कि बार बार ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्या इसके पीछे षड्यंत्र है? पुराने लोग तो कुछ नहीं कह रहे। पुराने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ, समाज के साथ खड़े हैं। वो कह रहे भैया गलत हो रहा है, ये हमको भी बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो हमारी तो केवल मात्र मांग ये है, और हम आपके माध्यम से भी चेताना चाहते हैं सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि भैया अवैध ढांचा है गिरा दीजिए, कहानी खत्म, कोई सड़कों पे नहीं आएगा, सब खुश होंगे। और वहाँ के लोग, वहाँ का बाना, वहाँ का रहन सहन ये चाहता है, इसमें दिक्कत क्या है? जी, लेकिन कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है और कानूनी कार्यवाही के तहत जो है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन क्या इतनी जल्दी आ गई है कि इसे गिराने की मांग की जा रही है? क्या कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है? देखिए, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन नगर निगम कोर्ट में ये मसला जो है 2010 से है। आज शिवानी जी 2024 चल पड़ा है। 44 समन जो आज तक वहां पे हैं उनको सर्व कर दिए गए हैं। अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो उनको समन जा रहे थे वो पार्टी ही नहीं थी, वो अब तो उस दायित्व को लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम हैं।
अचानक वहाँ पे वक्फ बोर्ड आ जाता है कि ये तो हमारी भूमि है और ये जो स्ट्रक्चर ये हमने बनाया, इसको एज इट इज़ रहने दो। सरकारी भूमि, उसके ऊपर अवैध निर्माण, अब कोई आ रहा है। देखिए विश्वास कहाँ घटता है, विश्वास की बात नहीं है। जुडिशरी सुप्रीम है, जुडिशरी पे सबको विश्वास है, लीगल प्रोसेस पे सबको विश्वास है, सारे लोग उसी के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति के बीच कोई ना कोई कारण है। और अगर 44 समनों के बाद भी ये ठीक स्थिति नहीं हो पाई है तो 45 समन का इंतजार क्यों लोग करेंगे, मुझे बताइए आप। अब इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, ये सारे पार्टी, सारे समुदाय, सारे संगठन, जितने लोग हैं कॉमनर, जिनको कुछ ही से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी। आप एक चीज़ मुझे बताइए, आपके गांव, आपके घर की अशांति हो जाती है, कोई बाहर के व्यक्ति अगर उसमें कैंपस में आ जाए, ट्रेसपासिंग का केस हो जाता है, तो अब ये माहौल बिल्कुल ही इतना खराब हो चुका है। ये मानिए कि लोगों को एक अब तरीके से लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं, कुछ ना कुछ बड़ा घटने वाला है। तो जुडिशरी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न अब सामाजिक है, लॉ ऑफ लैंड का प्रश्न है, लॉ ऑफ लैंड का प्रश्न है शिवानी जी। जहां स्थानीय जो लॉ है, जो हम लोगों ने आपस में तय किया कि इस प्रकार से ये चीज़ घटनी है, इस प्रकार से वो आज स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ये जो मसला है लॉ ऑफ लैंड से ही जो है सुलझाया जा सकता है। प्रश्न केवल मात्र उस ढांचे को हटाने का है, उसे हटा देना चाहिए। अब पेशियां भी बहुत होगी, सब कुछ पेश बहुत हो गया। जब आपने मान लिया कागजों पे कि भूमि सरकारी है, आपने कागजों में ये मान लिया कि ये जो 5 मंजिला है ये भी अवैध निर्माण है, सरकार उसकी मालिक है, क्या चीज़ रह गई मुझे बताइए आप भी देखिए, आपके माध्यम आपको भी बताना चाहिए लोगों को कि ये सारा ह्यू एंड क्राई क्यों है। जब सब कुछ तय हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उसे गिरा देना चाहिए लोगों को। इससे पहले लोग वहाँ आक्रोशक एकत्रित होंगे, एकत्रित पहले भी हुए, अब भी होंगे, वो गिरा देंगे तो क्या होगा? तो प्रशासन कहाँ जाएगा, बाकी सरकारें कहाँ जाएंगी? तो ये कॉल तो एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को लेनी है। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि 2010 से अभी तक 44 समन जो है इस मामले को लेकर चले गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि नगर निगम में इतनी सारी सरकारें रहे और 5 मंजिला भवन जो है बनकर तैयार भी हो गया, उसके बाद ये मामला उठा कि ये अवैध है, अवैध निर्माण हुआ है? देखिए, मैं इस पे कोई राजनीतिक इसको मोड़ नहीं देना चाहता, किसी का ना किसी का संरक्षण रहा होगा, मैं नहीं मुकर रहा हूं। लेकिन आज ये बात इन चीजों से ऊपर उठ गई है। आज लोग जो है एकत्रित हो गए, सब लोग मिलके इसकी खिलाफत कर रहे हैं, सब लोग इसके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 2010 से चल रहा है और लिटिगेशन को लिंगर ऑन कर रहे हैं, समन दे रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। कमी मानते हैं कि आज 5 मंजिला हर नगर निगम के अंदर जिन जिन लोगों ने, जो आपकी जैसी बात है कि वहाँ पे हर पार्टी की नगर निगम रही है, सीपीआईएम की नगर निगम रही है, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम रही है, कांग्रेस की नगर निगम रही है, तो मैं सबको दोषापति मानता हूँ। ऐसे तो रातों रात घटा नहीं, या किसी के आंखों से ओझल होने का भी वो है नहीं कि वो बन गया और आपको दिख नहीं रहा था, मूक दर्शक थे। तो ये जो प्रोसेस आप 44 समनों की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये नोटिस में था ना, ये ए के नोटिस में भी था, बी के नोटिस में भी था, सी के नोटिस, सब दोषापति हैं इसमें और सभी को स्वीकारना चाहिए। ये सारी चीज़ें गौण हैं। आज राजनीतिक रंग इसको नहीं देना चाहिए, जिसके समय में हो गया, किसने क्या किया, किसने या किस प्रलोभन में किया, किसकी मदद क्यों की गई, ये सारी चीज़ें गौण हैं। आज तो जो है सारे लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के सारे जनता है, वो भड़क चुकी है। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल खिलाफत हो गई है, हमारी ही जगह में हम पे, हमारे लोगों पे कब्जा, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और यहाँ सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अनटॉलरेबल हैं, वो सहनीय नहीं हैं। तो अब वो बिल्कुल मुखर हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, उनकी आवाज़ आप दबा नहीं सकते, वो पूरे एकत्रित हो चुके हैं। अब कोई पार्टी का प्रश्न नहीं रहा, अब उनकी मांग है कि इस ढांचे अवैध को गिराओ। तो मेरा ये मानना है, आपका भी, आपके माध्यम से भी मैं लोगों को और प्रशासन को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को, कि उसे गिरा दीजिए, माहौल शांत हो जाए। क्यों भड़का रहे हो आप, तूल क्यों दे रहे हो आप, कि क्यों बार बार लोगों को सड़कों पे एकत्रित देने, कौन है इसके पीछे? भाई मेरा दायित्व है, मैं सरकार में हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैं नगर निगम में हूँ, तो मेरा दायित्व है वहाँ के लोगों का संरक्षण करना, वहाँ के लोगों को राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं नहीं करूँगा तभी तो लोग आएंगे, जब उन्हें लगेगा कि अब हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है और इन सारी चीज़ों की सुनवाई नहीं हो रही है, तभी तो आदमी अपने हाथ में लेगा, कानून को करेगा ना। लेकिन समाज जो चाहता है उसको आप नहीं रोक सकते। मैंने कहा ये लॉ ऑफ लैंड है, अब लॉ ऑफ लैंड की बारी आ गई है, उससे बड़ा कोई लॉ नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द है वो भी तो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ना हम इसे जो है वो कानून के दायरे में रखकर चले। कानून के दायरे में ही सब कुछ हो रहा है, एम्बेट ऑफ लॉ के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप मेरा समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं वक्तव्य आपको दे रहा हूं, कि अब ये बात इन चीज़ों से ऊपर चली गई है
और ये जो सामाजिक माहौल खराब हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, कौन होने दे रहा है सामाजिक, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, कौन लोग हैं जो बार बार वहां आए और अपनी संख्या को बढ़ा के, जिनका कोई आधार कार्ड ही नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने भी हाल ही में ये मुद्दा उठाया था। बिल्कुल आप अगर राणा अनिरुद्ध सिंह जी हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में कांग्रेस के मंत्री हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। पूरा हिमाचल प्रदेश आज एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक राणा अनिरुद्ध सिंह की तारीफ कर रहा है। आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने दलगत राजनीति से उठकर, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर बयान दिया, वो लोगों के साथ खड़े हो गए, वो धरने में पहुंचे, उन्होंने कहा भी गलत हो रहा है, हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, ये सारी चीजें अवैध हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ पे शांति भंग करना चाहते हैं, जिनकी आइडेंटिटी नहीं है, जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ये कहां से आए, क्यों आए, इनकी जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें वापस भेजना चाहिए, जिनके पास है उनको तंग नहीं करना चाहिए। देखिए ये है, आप जो स्थिति खराब करने की बात कह रहे हैं, उसमें मैंने आपको पहले भी एक वक्तव्य दिया और मैंने क्लियर किया कि जो मुस्लिम समुदाय के जो पुराने लोग हैं, जो पुश्तैनी वहाँ रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, चौपाल, रामपुर, चंबा, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ ये पुराने लोग बसे हुए हैं, शिमला में बसे हुए हैं, वो सारे आज समर्थन में हैं। वो कह रहे हैं गलत हुआ है, संजौली के अंदर जो ये चीज़ है, ये पूरा आपस में माहौल, सोशल एक जो माहौल ख़राब करने की साजिश की जा रही है, ये किसी ना किसी ग्रुप द्वारा की जा रही है। कोई ना कोई ज़रूर लोग हैं इसको जो इंटरनेशनल नेशनल तूल देना चाहते हैं और धर्मों की लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। हम तो समाज का माहौल ख़राब ही नहीं करना चाहते, हम तो कह रहे हैं भी खराब हो रहा है, इसे ठीक कीजिए। लेकिन शिवानी जी, ठीक कैसे होगा? अब ये ठीक ऐसे नहीं रुकेगा जब तक वो 5 मंजिला ढांचा टूटेगा नहीं, वहाँ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हमारे लिए हमारे कोई राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ सारी चीज़ें जो है हमारे अनुरूप होगी, पुरानी स्थिति, उनको एक विश्वास हो जाएगा कि अब हम सेफ हैं, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, तो ऐसे और कई अवैध निर्माण जो है वो राजधानी शिमला में हुए हैं, क्या उसके खिलाफ भी जो सामाजिक लोग हैं एकत्र होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजधानी शिमला की स्थिति है, आप उससे भली भांति परिचित है। शिवानी जी, देखिए, ये मसला और जो अवैध निर्माण निजी हो रहे हैं वो अलग है। ए व्यक्ति कोई अपना घर बना रहा है, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति विशेष अपना घर बना रहे हैं, तो उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ में सेटबैक्स की कमी होती है, कोई मंजिल बढ़ा लेते हैं। जब आप निर्माण बात करते हो, लेकिन दैट इज़ इन एम्बेट ऑफ लॉ। मेरा मंजिला 4 नक्शा पास हुआ है तो मैं 4 बना सकता हूँ। उसमें जो आप कह रहे हैं वो क्या होता है, उसमें छज्जे बढ़ जाते हैं, छत की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन वो पेरिफेरल, मैंने नक्शा तो पास कराया, ज़मीन का मालिक तो मैं हूँ, उस पर मैंने ढांचा बना दिया, उसमें थोड़ी बड़ी त्रुटियां हो गई है, वो भी अवैध निर्माण के दायरे में आता है। भी तो गलत तरीके से पास करवाए जाते हैं। देखिए, बिना गलत तरीके से कोई पास, अगर गलत तरीके से नक्शा पास होता तो इसका भी, इस ढांचे का भी गलत तरीके से नक्शा पास होता। आप दिखाते कागज की ये 5 मंजिला नक्शा, हम कहते कि ये गलत हुआ है, आप कहते नहीं ये कागज है, ठीक हुआ है। यहाँ तो ना कागज है, यहाँ ना जमीन के आप मालिक हो, 5 मंजिला भवन बन गया, निर्माण हो गया हुआ है। तो ये स्थिति और जो आप स्थिति कह रहे हैं वो अलग स्थितियां हैं। आखिरकार मेरी जमीन, मैंने मकान बनाया, उसमें कोई त्रुटियां रह गई तो मेरा भी केस चल रहा है। नगर निगम के अंदर लाखों ऐसे असंख्य केस चल रहे हैं जो जिन निर्माण की आप बात कर रहे हो, लेकिन वो लॉ के दायरे में है सारी चीज़ें। वो कंपाउंड होंगे, उनसे फीस ली जाएगी, उनको नियमित किया जाएगा, नियमित नहीं होंगे तो तोड़ा जाएगा। बहुत से भवनों के तोड़ने के आपने आए दिनों देखा होगा, नगर निगम आयुक्त जो हैं आए दिन अपने केसेस में कि आज फलां चीज़ को तोड़ने का ऑर्डर पास हो गया, आज फलाने दुकान को तोड़ने का ऑर्डर हो गया, छज्जे को तोड़ना हो गया, मंजिल को तोड़ने का ऑर्डर हो गया। जहाँ उनको लगता है कि कागज़ ही नहीं है तो तोड़ना है। जब आप निजी चीज़ों में ये चीज़ें कर सकते हो तो इसमें क्यों नहीं? इसमें तो ना कागज़ आपके पास है, ना इसमें आपके पास नक्शा है, ना इसमें ज़मीन के मालिक आप हो, इसमें आप कब्जाधारी हो, अवैध रूप से आप वहाँ बना रहे हो और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हो। वहाँ की महिलाएं, बच्चे सब रोते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बदतमीज़ी होती है, हमारे साथ अश्लील हरकतें की जाती है। तो कोई ना कोई ये सारे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं तूल दे रहे हैं कि सामाजिक जो है एक माहौल ख़राब किया जाए। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न था, और ये डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है, वो चीज़ डिफरेंट है, तो इसको एकत्रित ना किया जाए, इकट्ठा ना किया जाए। क्योंकि आप, मैंने पहले भी कहा, आप चौथा स्तंभ है। आप जो कहेंगे वो लोग मानेंगे, आप पे विश्वास लोग करते हैं, हम पे नहीं करेंगे। लेकिन आप कहोगे, विद फैक्ट कहोगे, तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, फैक्ट के साथ कह रहे हैं। जी सर, कसुम्पटी में भी इसी तरह का मामला सामने आया जहां तोड़ने के ऑर्डर हो गए। जी शिवानी जी, तोड़ने के ऑर्डर हो गए, ना कागज से, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा, मैं साधुवाद में बधाई देना चाहता हूं नगर निगम को, नगर निगम का आयुक्त को, कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि एक इसी तरह का माहौल कसुम्पटी में बन रहा था, बहुत लंबे समय से वहां चल रहा था वो, कि वहां पे एक ढांचे पे कब्जा कर दिया, फिर उसको बना रहे थे कि अब ये मस्जिद का रूप लेंगे।
कुछ लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको कहा जाता है, जो ऐसे माहौल को बनाते हैं, वो इन चीज़ों को कर रहे थे जिससे बाकी लोग भी फर जाते हैं। जो स्थानीय चीज़ है, जो पुरानिक है, पहले से घट रही, कोई नहीं रिएक्शन करता। लेकिन आप एकदम आ जाओगे, एकदम ऑल ऑफ सडन आप वहाँ पुटअप करोगे, कोई चीज़ें क्रॉप अप होंगी, तो नेचुरल सी बात है बाकी लोगों को अटपटा लगेगा। सुमटी का निर्णय हो गया है, सुमटी में तोड़ने के ऑर्डर चले गए हैं, लोगों ने वहाँ पे बहुत धन्यवाद किया है प्रशासन का, नगर निगम का। ऐसा ही वो चाहते हैं कि संजौली में भी हो जाए। इतना सा मुद्दा है, और कॉल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है, सरकार को लेना है। अब देखिए, किसी को तो वो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करेंगे तो वो लोग एकत्रित होंगे तो कानून को अपने हाथ में लेंगे, सारी चीज़ें होंगी, माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? जो समय की सरकार है, वो कोई भी हो, ABCD कोई भी सरकार, वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या आप मांग करते हैं? साथ ही कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी जो है लगातार इस मामले में बयान आ रहे हैं कि कानून के दायरे के अंदर हम चल रहे हैं, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर तो जा नहीं सकते। तो आपका क्या स्टैंड है इसमें? क्या जल्द से जल्द जो प्रशासन है वो फैसला ले, या फिर यूं ही अगर केस चलता रहेगा तो उसके बेसिस पे जो है वो निर्णय हो? 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष में निर्णायक नहीं हुआ। ये लोग जो सड़कों पे आ गए हैं, लगातार आए हैं, 2 दफ़े आ गए हैं, तीसरी कॉल परसों की है, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो आप समझिए कि ये कुछ नहीं हो रहा है, ये लॉ का सिस्टम है। आपको दूसरी पार्टी को सुनना भी पड़ेगा, वैसे भी सुनना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कई त्रुटियां हैं लॉ में के अंदर भी, मैं उनको कहना नहीं चाहता, व्यक्त नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात, जिसका ज़मीन का पर्चा नहीं है, जिस ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, वहाँ अवैध ढांचा खड़ा हो गया है, उसके लिए लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके लिए लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। प्रशासन को अब तक वो तोड़ देना चाहिए था, प्रशासन को तोड़ देना चाहिए था। अभी तक वो सरकार को कॉल लेनी चाहिए थी, नगर निगम को कॉल लेनी चाहिए थी कि अब ये स्थिति ये है, सब कुछ है, सारी चीज़ें लेते, सब लोग उसमें मुखर हो गए हैं, उसे तोड़ दो, सब कोई शांति भंग नहीं होगी। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। लोगों को लगेगा कि सामाजिक सुरक्षा है, नहीं, कहीं ना कहीं सरकार है। आपके राइट्स कौन बचाता है? हुकूमत कौन है? जो उस समय सरकार में है, चाहे वो नगर निगम में, चाहे वो प्रदेश सरकार में है। मैं फिर यहाँ पार्टी का नाम नहीं लूँगा। कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी आए ना, उनको लगा कि नहीं, मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, मैं बाशिंदा हूँ यहाँ का, उनका जन्म वहीं हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। वो वहाँ उनका संरक्षण नहीं कर पाते। आज वो देखते, अगर वो पॉलिटिकल साइड किसी और की ले लेते, क्या उनको स्वीकारते सुमटी वाले? क्या उनको प्रदेश की जनता माफ़ कर दी? क्या उनको हिंदू धर्म वाले, सनातन वाले कभी माफ़ करते? लेकिन वो दलगत राजनीति से उठकर खड़े हुए हैं और उन्होंने समाज का साथ दिया है। आज लोगों के बीच वो वाहवाही लूट रहे हैं। मैं फिर इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति है, तो इस स्थिति में उसको हटाना चाहिए। वो अवैध निर्माण है, सारी चीज़ें हैं। जब सब कुछ आपके ध्यान में है, तो मैं यही कह रहा हूं कि इससे पहले लोग वहाँ हिमाचल प्रदेश के हिंदू लोग, सनातनी लोग एकत्रित होकर उस पर कुछ गलत कार्रवाई करे, कानून अपने हाथ में ले, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना आपके माध्यम से प्रशासन से भी है, सरकार से भी है कि उस पर बड़ा फैसला वो तुरंत ले। कोर्ट लगते हैं, रात को कोर्ट लगते हैं, कमाल करते हैं आप। जब ऐसे बहुत अहम फैसले लेने होते हैं तो कोर्ट बुलाने में क्या दिक्कत है? कोर्ट कोई लाहौर से थोड़ी ना आएगा। आप बुला लीजिए 5 बजे एक सुनवाई कीजिए, 10 बजे की अगले दिन दूसरी कीजिए, दे दीजिए। जो आपको लगता है, जो आपके लॉ के एम्बिट में आता है, उसको आप पास कर दीजिए। मतलब मैं अगर गलत कह रहा तो आप मुझे बताइए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा जी। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मुद्दे पर सभी पार्टियां जो है वो एक साथ नजर आएगी? अभी तक तो जिस तरह से आप भाजपा से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी का कोई जो है मैं नहीं कहना चाहता, सब लोग यहाँ तो पार्टी सिस्टम से ऊपर उठ के, सारे विचारों से ऊपर उठ के, आपस की लड़ाई सब लोग भूल चुके हैं। आपस के आस पड़ोस में जैसे आपने देखा है लड़ते हैं लोग, वो सारे कतरों कहा आपस में तो लड़ना चलता रहेगा। हम कौम ही नहीं बचेगी तो लड़ेंगे भी नहीं, लड़ भी नहीं पाएंगे। तो आज सारे लोग, ये राजनीति कुछ नहीं है और राजनीति इसमें लानी भी नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब इसमें राजनीतिक रंग इसमें लाया जाएगा, कोई पार्टी विशेष इसमें कुछ करेगी, तो ये माहौल ख़राब हो जाएगा, मुद्दा भी ख़राब होगा और शांति का माहौल बन जाएगा। इसलिए सारे लोग इकट्ठे हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर ये सारा जो है मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि इसको हटाया जाना चाहिए। जी सर, हम इस मुद्दे पर केवल चर्चा ही कर सकते हैं, जो फैसला है वो तो कोर्ट की ओर से ही आएगा। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप छात्र राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे और अब सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश में युवाओं के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? युवाओं का बहुत
ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है शिवानी जी। लगभग 24 से 25 लाख जो युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, बहुत बड़ा एक पार्ट है, जो निर्णायक पार्ट है किसी भी प्रदेश का, देश का आगे ले जाने के लिए। यूथ निर्भर करता है, यूथ डिपेंड करता है कि प्रदेश की जो है किस प्रकार वो आगे गतिशील होगा। तो हिमाचल प्रदेश में युवाओं का बहुत गहन मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी हमारे विधानसभा के अंदर घेराव जो बेरोजगार युवा ने किया, अभी जो सरकार है इन्होंने वादा किया कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो वो एक प्रलोभन था सत्ता में आने के लिए। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ है और अब तो स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। नौकरी मिलना तो अलग विषय है, लेकिन यहाँ तो अब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मानो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आज तक आउटसोर्स नहीं रखे गए थे, तो अभी मुझे सुनने में आया है कि डॉक्टर्स को आउटसोर्स पे रखा जाएगा। बहुत कुछ एक पद थे, मानो इंजीनियर्स हैं, कुछ एक लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, सब आउटसोर्स रखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की विकट स्थिति है। हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारा प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है और आपने देखा हो टूरिज्म के नाते गांव-गांव के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि लोग पूरे देश विदेश से लोग आते हैं हिमाचल में। किसी भी कस्बे में कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का माहौल है और एक माहौल युवाओं के अंदर है कि अब हमारा संरक्षण कौन करेगा, हमारे भविष्य का क्या, वो चिंतित हैं। वो आए दिनों इसीलिए चिंता के मारे ही वो सड़कों पे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन अपना हक पाने के लिए वो पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो शिक्षित युवा है। हर फील्ड में आप देख लीजिए, बाहर भी देख लीजिए, वहाँ भी देख लीजिए, तो लिटरेसी रेट जो हिमाचल में है वो दैट इज़ वेरी गुड। उस नाते भी हिमाचल प्रदेश का युवा अग्रणी है, लेकिन अब सारी चीज़ें सरकार को मुहैया करवानी है। कुछ एक चीज़ें, चलो एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं, बिजनेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कंपनीज आएंगी तो उसमें भी नौकरियां मिलेंगी। तो बेरोजगारी एक युवा का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी सर, ये तो रही बात बेरोजगार युवा की, लेकिन उन युवाओं का क्या जो छात्र राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो छात्र संघ चुनाव अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। आप भी छात्र राजनीति से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद राजनीति से उभरे हैं, क्या भविष्य आप देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि मैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से निकले हैं। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आप कांग्रेस की सरकार को चला रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने सतपाल सत्ती जी हैं, जयराम ठाकुर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, त्रिलोक जी हैं और रणधीर जी हैं, रामलाल मार्कंडे जी हैं, बहुत से लोग हैं। हम सभी लोग हिमाचल प्रदेश का जो कैंपस है वहाँ से एक आप समझ लीजिए दैट इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ घड़ाया जाता है कि किस तरीके से मुद्दों पे बात करनी है, क्या आगे आने वाले समय में क्या मुद्दे रहेंगे, किनको कैसे आगे ले जाना है। वैचारिक जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ युवा हो सकता है। दुर्भाग्य इसलिए है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और जो आपने कहा कि छात्र जो है चुनाव बहाल होने चाहिए, हम भी उस हिक में हैं, क्योंकि आप सब वहीं से निकले हो तो अगले वालों के लिए वो ब्लॉकेज क्यों, अगले वालों के लिए वो सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? आखिर हिमाचल प्रदेश का जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहाल होगा तो एक पॉलिटिकल सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, बड़ा लोकतंत्र वहाँ का, और उसमें से चुन के लोग निकलेंगे तो आवाज़ उठाएंगे, वहाँ से वो सीखते आते, वहाँ से उनकी एक ग्रूमिंग होती है। उस ग्रूमिंग को रोकने के लिए बहुत बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है जो बंद हैं, अगर वो खुल जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं वो किसी भी विभिन्न दल का हो, लेकिन वो पूरे सशक्त ग्रूमिंग के साथ आएगा, पूरे उसको पता होगा कि कैसे मुझे क्या करना है, कैसे मुझे किस चीज़ को डील करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मेरा बात करने का क्या तौर तरीका होगा, मुझे किन मुद्दों को कैसे आगे उठाना है। तो बहुत बड़ा निर्णायक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहा है। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर हमारे अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति से निकले। जी सर, पूर्व में भाजपा की सरकार रही तब भी जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल नहीं हो पाए। बिल्कुल सही बात है, मुझे स्वीकारना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी उसमें जो है फेल रहे हैं उन चीज़ों को उठाने में। ऐसा नहीं है, तब भी छात्र राजनीति की बात होती रही। बहुत बार जो है लोग मिले
हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम लोग यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। अब क्या उनकी सीमाएं रही होंगी, क्या उनकी बाधाएं रही होंगी कि नहीं वो कर पाए, लेकिन आज तो मैं तो आज भी इस पक्ष में हूँ। मैं नहीं, बहुत से जो युवा हैं, बहुत से जो नेता हैं, 80% यूनिवर्सिटी से जो निकले हैं, वो आज भी इसी पक्ष में है कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो चुनाव है उसको बहाल कर देना चाहिए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ आए दिनों मारपीट, लड़ाइयाँ, ये बहुत पुराने समय से चलता था। युवा होते हैं, युवा जोश में होते हैं, आपस में लड़ते हैं, विभिन्न मुद्दों पे लड़ते हैं, कोई निजी बात पे लड़ जाता है, तो वो उसको राजनीति से बिल्कुल एकदम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ABC प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वह भाई निजी बात हो, लेकिन उसको सामाजिक तौर पे ये देखा जाता है समाज में कि ये विश्वविद्यालय में लड़े, ये पार्टी बेस लड़े होंगे। तो एक वो जो कलंक है वो भी कहीं ना कहीं इस उस पे है, उसको भी हमें देखना होगा कि वो सारी चीज़ें ना हो, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल होना चाहिए। जी सर, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है इस वक्त खराब चल रही है, आप हम सबसे ये जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि 80 लाख के लगभग जो है प्रदेश की संख्या है, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या जो वर्तमान की सरकार है वो आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाई, या फिर क्या देखते हैं आप, कहाँ कमी रह गई? मैं मिसमैनेजमेंट मानता हूँ शिवानी जी, और ये मिसमैनेजमेंट जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए सरकार नेचुरली दोषापति है। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। 87,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, 87 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 90-94 वो आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ, आखिर क्यों? आज से पहले भी हमने कई सरकारें देखी हैं, हमारा लंबा कैरियर तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी और राजनीति के अंदर, लेकिन लगभग पिछले 25 वर्षों से हम सक्रियता से देख रहे हैं, ऐसा ह्यू एंड क्राई कभी नहीं हुआ। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे पेंशनर्स हैं, बाकी लोग हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। पहली दफ़े जो पे है वो 5 तारीख को आई है, पहली दफ़े। कभी मेरे तो पिताजी सरकारी एम्प्लॉई रहे, हमारा सरकारी एम्प्लॉई से ही सारा रोज़ का मिलना जुलना है। पेंशन अभी तक पेंशन होल्डर्स की आई नहीं है, और बाकी चीज़ें हैं, लोन जो है सरकार ले रही है, हर सरकार लोन लेती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हावी है। तो मिसगाइड जो है वो पॉलिटिकल आदमी को किया जा रहा है, अदरवाइज ओनर्स तो पॉलिटिकल आदमी पे है। तो कहीं ना कहीं सरकार, कहते हैं कि पूर्व की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पूर्व की सरकारें सारी है ना, आप पीछे से चले जाएंगी तो कांग्रेस ने जब से रूल किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, लोन कम तो किसी की सरकार में भी नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। अभी तक सारे आंकड़े बढ़े ही हैं, कम तो नहीं हुए। पिछली सरकार ने भी लोन लिया, उससे पिछली ने उससे दुगना लोन लिया था, अभी तक ही लोन ले लिया जितना पिछली ने पूरा लिया था, इस सरकार ने 2 साल में उतना लोन ले लिया है। तो डेवलपिंग स्टेट है, लोन से चलती है, हमने ऐसा नहीं कहा, लोन भी लेना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ह्यू एंड क्राई की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, समझौता का माहौल नहीं बनना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका दायित्व है, सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सारे लोग हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम बिल्कुल डिफंक्ट होते जा रहे हैं, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि ऐसी असमंजसता की स्थिति आएगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर माहौल ख़राब होगा। तो मैं इसे मिसमैनेजमेंट का पार्ट मानता हूँ। लोन भी सारी सरकारें लेती रही हैं, मैनेज भी करती रही हैं, लेकिन ये स्थितियां कभी आई नहीं है। इस पे प्रदेश सरकार को गौर करना चाहिए कि क्यों हो रही है और मिसमैनेजमेंट क्यों हुई है और ये स्थिति क्यों आई है, क्यों ये हम कर नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को दुरुस्त तो सरकार को करना है। जी सर, सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसकी सरकार में देखने को मिला, या हमने किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? देखिए, आज तक के मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आज प्रदेश नहीं पूरा देश याद करता है। नो वर्क नो पे, ये सारी ऐसी चीज़ें, उन्होंने निर्णायक कड़े फैसले लिए थे, आज भी लोगों ने याद करते हैं, लेकिन सत्ता से उन्हें हटना पड़ता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कहा कि हमें व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ मिलके चले, हमारी बातों को सुने। तो वो कड़क फैसले लेने पड़ते हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। और उन्होंने काफ़ी चीज़ों में कर्टेल कर दिया था, सारी चीज़ों को, खर्चों को उन्होंने कर्टेल कर दिया था, जो बहुत सारा अनवेंटेजेबली व्यय था, बिना बात का जो एक खर्चा था हर वर्ग के लिए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में था, निजी क्षेत्र में था, उन्होंने उसकी कटौती कर दी थी। तो वो शांता कुमारी अभी तक मैं समझता हूँ एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रदेश के लिए सोचा, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, कि मेरा प्रदेश आगे कैसे जा पाएगा, और अगर ये दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाया
और प्रदेश की जनता, और मैंने जैसे कहा देश की जनता आज भी अगर कोई नाम याद करती है तो वो माननीय शांता कुमार जी का नाम याद करती है। मुख्यमंत्री, बहुत ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, सड़कों में, पानी में और विकास के अंदर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन एक आउटराइटली जो जिसको आप कह सकते हैं कि जिनको आज भी याद करते हैं नीतिगत फैसलों के लिए, कठोर फैसलों के लिए, वो शांता कुमार थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।